अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझसे किसी ने पूछा कि ईरान युद्ध में भारत कहां खड़ा है। भारत के विषय में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल और भारत का लक्ष्य एक ही है। इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनना है और भारत को अखंड भारत बनना है। ईरान जैसे आतंकवादी राष्ट्र यदि गिरेंगे तभी भारत को पाकिस्तान को परास्त करने का अवसर मिलेगा। ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका तो बिना युद्ध के ही अखंड भारत बनेंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य पाकिस्तान है और ईरान के विनाश के बिना ये लक्ष्य वास्तविकता नहीं बन सकता। भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए जनता के मुद्दे। ये वीडियो देखिए, आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। की हालत में हमारी सरकार बनाना है, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहनें, भाग में जाए वो युवा। और अब सबसे अहम सवाल, आपकी नागरिकता को कौन सा डॉक्यूमेंट प्रूफ करेगा? सोचिए जरा, इंटरेस्टिंग। क्या भारत में पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है? जब पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो भारत की नागरिकता का प्रमाण क्या है? यह बहस इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी यात्रा का दस्तावेज है। इस बयान पर बहस छिड़ गई है कि भारतीय नागरिकता का वैध दस्तावेज क्या है। इंटरेस्टिंगली एसआईआर में आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ता। अब आप बताइए क्या है? अब हर दिन कोई नई चीज आ जाएगी क्या सामने? तुम हिंदू राष्ट्र एक मंदिर नहीं चला सकते महाराज। यहाँ तो कोई मुसलमान नहीं था, यहाँ तो कोई मुसलमान नहीं था ना, यहाँ कोई क्रिश्चियन ईसाई नहीं था। सब आरएसएस के लोग, सब पक्के हिंदू, एक सारे राष्ट्रवादी बताते हैं, कट्टर राष्ट्रवादी, कट्टर हिंदू मिलके एक मंदिर नहीं चला पाए। तुम घंटा देश चला लोगे? ये पूरा फर्जी जो देश में रोज नैरेटिव फैलाते रहते हो। आरएसएस वाले लूट लिए पूरा मंदिर। तो आरएसएस का तो पुराना काम है भाई, अंग्रेजों के टाइम से लेके आज तक उनका तो जुगाड़ा वही चलता है, लूट पे। अच्छा, और चाहे लूट मांगेंगे, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और किस पे चलना है? तो ये इनका तो पुराना काम है, वो तो अलग बात है। मोदी जी और उनके साथियों का बस यही सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। आरएसएस बीजेपी से जुड़े होने के कारण मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरा भाजपा आरएसएस का तंत्र चंदा चोरी कांड से जुड़े चोरों को बचाने और मामले को दबाने में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री जी भगवान श्री राम मंदिर से हुई इस लूट में दोषियों को बचाने वाले भी पूरे गुनहगार हैं। इस घिनौने कृत्य के लिए भगवान श्री राम तो आपको सजा देंगे ही, देश की जनता भी आपको। मछली भक्ष अभक्ष लोग करेंगे, राजा चोर होगा, प्रजा का शोषण करेगा, छल करने वाले शासन करेंगे, पापी और असत्यवादी लोग धर्मात्मा कहे जाएंगे। अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। अब आप क्या कहना चाहोगे? भाजपा के आने के बाद हिंदुओं को लाभ हुआ। ये लाभ हुआ है कि अपने भगवान के दर्शन के लिए 1000 की पर्ची से थोड़ा जल्दी, 2000 की पर्ची से तुरंत, और जिसके पास ना 1000 है ना 2000 है वो लंबी लंबी लाइनों में इंतजार करे और भगवान से मिले। इनने धार्मिक स्थलों की बंदरबाट मचा दी है। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये जितना चल रहा है
ये जितने घोटाले हो रहे हैं, चंदा चोरी हो रही है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की बंदरबाट है जो धर्म की आड़ में भाजपा के लोग कर रहे हैं। आरएसएस का स्कूल है, उसके ये विद्यार्थी हैं जो पहले कभी चना लेके झोला लेके घूमने वाली आरएसएस, उसके विद्यार्थियों को देखिए यहाँ दुकान लगी हुई है, प्रॉपर्टियों की बंदरबाट चल रही है। ये लड़का इंडिया का रहने वाला है और ये गया है दुबई। दुबई में इसके जो मुसलमान दोस्त हैं वो इसे लेकर जाते हैं, दुबई के जो मस्जिद है तो वहां पे लेके जाते हैं। और मैं अभी जस्ट एक दुबई में हूँ, ठीक है। और दुबई में जस्ट मैं पहली बार जब आया तो उस समय हमारे मुस्लिम भाई का एक पर्व था, आप लोग को पता होगा, जो कि रमजान। और रमजान में मैं कुछ दोस्तों के साथ जो है कि उन लोगों के मस्जिद में गया, जहाँ पे बहुत से मुस्लिम भाई और हमारे जैसे जो कि बहुत से हजारों की संख्या में हिंदू भाई जो कि मौजूद थे वहाँ पे। और उन लोगों में मेरे को एक चीज इतना अच्छा लगा उन लोग के धर्म में कि उन लोग के जब मस्जिद में गया तो ये चीज नहीं पूछा गया कि तुम लोग कौन से धर्म से हो, ठीक है। और जैसे जिस तरह का उन लोग को जो है कि खाना दिया गया खाने के लिए, उस तरह से हम लोग को भी जो है कि खाना दिया गया खाने के लिए, और बहुत से ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स वगैरह दिया गया खाने के लिए। उन लोग के जो है कि मस्जिद में मैंने एक चीज इतना अच्छा देखा ना कि उन लोग के मस्जिद में आज तक कोई भी वीआईपी गेट नहीं होता है और कोई भी वीआईपी प्लेस नहीं होता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 15 जुलाई 2026 है, बुध का दिन है, वेडनेसडे, और सुबह के 7:24 हुए हैं। आज इस हफ्ते की ये तीसरी वीडियो है। इस हफ्ते में 3 दिन पहले वीडियो बनाया था, 2 वीडियो, आज एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। और मैं भारत की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि भारत के लोग भारत की सरकार की बातों पर क्यों नहीं ध्यान देती, जबकि मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार अधर्मी है, अधर्मी है, अधर्मी है। तमाम हिंदुस्तानियों के लोगों को चाहिए कि भारत की सरकार की हर बात पे गौर करें तो अंदाज़ा लगाए कि ये सरकार देश में हुकूमत करने के लायक है कि नहीं है। जहां ये सरकार बनाती है, बिहार, बंगाल, यूपी, सब जगह, अभी बिहार में और बंगाल में तो मैंने देखा है वीडियो में, बिहार में जो ईवीएम मशीन की चिट्ठी थी, वो जो वोटिंग लिस्ट की जो लिस्ट थी, वो कचड़े कूड़े के डब्बे में पाई गई। बंगाल में पूरी की पूरी बिल्डिंग में, पूरी की पूरी ईवीएम मशीन में आग लगा दिया गया। इस तरह से धांधली करके सरकार बनाई जा रही है, तो मतलब कुछ न कुछ इनका बड़ा मकसद होगा। जब इतनी धांधली से पूरे की पूरी बिल्डिंग को आग लगा के ईवीएम मशीन को जलाकर राख कर दे रहे हैं, इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, तो सरकार बनाने का कुछ न कुछ इनका राज होगा, इनका मकसद होगा, कुछ न कुछ षड्यंत्र होगा। और वो जब अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाएंगे, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएंगे। ये कोई क्यों नहीं सोचता ये बात कि अगर इतना बड़ा षड्यंत्र है कि एक ईवीएम मशीन को जलाने के लिए पूरी की पूरी बिल्डिंग में आग लगा दी जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा मकसद होगा, बहुत बड़ा षड्यंत्र होगा। मैं लंबे में न जाकर छोटे में समझाना चाहूँगा। आज भारत की सरकार की बातों पर गौर करोगे तो भारत की सरकार एक नया कानून हर दिन लागू किया जाए, हर दिन एक नए कानून को लेकर आती है और नए कानून लागू करती है। इन तमाम कानून को सुनो, देखो, समझो, पढ़ो, जानकारी हासिल करो और अंदाजा लगाओ कि यह सरकार करना क्या चाहती है। बहुत पहले एनआरसी सीए का कानून लगाने में नाकाम रही, लेकिन अब एसआईआर के नाम पर सीए एनआरसी सब लागू किया जाएगा। बहरहाल, इसके अलावा मैं और बात बताना चाहता हूं। भारत की सरकार कहती है कि एक लड़की 18 साल के बजाय 21 साल के बाद शादी कर सकती है, 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकती है। अब मैं जो बोल रहा हूं इसमें थोड़ा इमेज डाल दूंगा ताकि आपको ये लगे कि हाँ, भारत सरकार ने ऐसा कानून बनाया था। अभी ये कानून बरकरार है या फिर रद्द कर दिया गया या उनका चक नहीं चला, उनका काम नहीं हो सका, वो कानून लागू नहीं कर सके, इस बारे में जानकारी हासिल करने की आवश्यकता है। उन्होंने ऐलान किया था कि 21 साल तक की लड़कियां शादी नहीं कर सकती, शादी 21 साल के बाद करेंगी। इससे पहले मोदी जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहां से अगर शुरू करूं तो
उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ, लेकिन हिंदू धर्म की किताब में, सनातन धर्म की किताब में भगवत गीता, गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण, ये सब तमाम किताबों में लिखा हुआ है। इनमें से कुछ कुछ किताबों में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। सनातन धर्म की इन वेदों और किताबों के आधार पर ये कहा गया है कि जब घोर कलयुग होगा तो राजा कहेगा कुछ और, करेगा कुछ और। जैसा कि कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया था, युधिष्ठिर को समझाया था, पांडवों को समझाया था घोर कलयुग के बारे में, जो उन्होंने देखा था एक हाथी के दो सूंड। तो मतलब उन्होंने बताया कि दो सूंड का मतलब है ये बोलेगा कुछ और, करेगा कुछ और एक तरफ से वो लोगों का शोषण भी करेगा और अपनी सेवा भी करवाएगा वगैरह वगैरह। और अपने वो हाथी ताकतवर था, अपने सूंड से बड़े बड़े वृक्ष को उखाड़ फेंकता था, तहस नहस कर देता था। तो मतलब ये कि पूरे मुल्क को वो तबाह बर्बाद कर देंगे। तो बहरहाल जो अहम बात है वो ये है कि बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और लोगों का माल लूटेंगे और लोगों की स्त्री लूटेंगे। ये सनातन धर्म के किताबों में, भगवत गीता, भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण में, ये वगैरह वगैरह किताबों में लिखा हुआ है। तो मोदी जी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अगर हम सनातन धर्म की किताब को अगर देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उल्टा क्या, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। तो बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो करेंगे क्या, बेटी को मत पढ़ाओ बेटी को मत बचाओ। यानी ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे कि आप अपनी बेटी को पढ़ा नहीं सकते और अपनी बेटी को बचा नहीं सकते। तो इसके लिए ये बात को समझने के लिए उनके बनाए हुए कानून पे गौर करो कि ना आप अपनी बेटी को बचा सकते हो, ना आप अपनी बेटी को पढ़ा सकते हो। वो इस रास्ते का कांटा बन जाएगी सरकार। देखो कैसे सरकार ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सनातन धर्म की किताब कहती है राजा बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। तो आप इसका मतलब अर्थात आप ना बेटी को पढ़ा सकते हो ना बचा सकते हो। कैसे? सरकार ने कानून बनाया, आप 21 साल से पहले बेटी की शादी नहीं कर सकते हो। कानून बना दिया, यहां मैं आपको इमेज डाल दूंगा। 21 साल से पहले आप अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते हो। शादी करना है तो 21 साल के बाद करो, नंबर 1। उसके बाद सिर्फ उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूल बंद कर दिए गए। और जब स्कूल सरकारी बंद कर दिए गए तो आप बेटी को पढ़ाओगे कहां? बेटी को नहीं पढ़ा सकते। प्राइवेट स्कूल, उसकी फीस ज्यादा, उसके खर्चे ज्यादा, एक गरीब अपनी बेटी को पढ़ा नहीं सकता। और वो भी स्कूल दूर कर दिए गए हैं। तो कुछ औरतों ने भी कहा है, बच्चों को मास्टर ने भी कहा है कि स्कूल अब दूर हो जाएगा। तो जवान बेटियां दूर स्कूल में कैसे जाएंगी? यानी आप अपने बच्ची को पढ़ा सके उसके रास्ते में कांटा बिछाया जा रहा है। आप अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं सकते। अगर घर से दूर जाएंगी तो रास्ते में उन बेटियों का रेप होगा, उनको मार के काट के झाड़ पे लटका दिया जाएगा। जैसा कि यूपी के किसी शहर में 2 दलित लड़कियों को ऐसे ही उनका रेप करके, मार के, काट के उनको पेड़ में लटका दिया गया था। वीडियो दिखाने वाले ने दिखाया था और उसने बोला था कि 2 दिन पहले एक केस और हुआ था, आज का केस मैं आपको दिखा रहा हूं, वो वीडियो मैंने देखा था। बहरहाल हिंदुस्तान में बहुत रेप हो रहे हैं, ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो जब स्कूल दूर हो जाएगा तो बेटियां पढ़ने कैसे जाएंगी? रास्ते में 2-3 लड़कियों का अगर रेप हो गया तो माँ बाप और भी डर जाएंगे, अपनी बेटी को अपने घर में बिठाएंगे, फिर स्कूल नहीं जाने देंगे। अर्थात सरकार लोगों की बहन बेटियों के रास्ते में कांटे बिछा रही है कि वो 21 साल तक शादी न करें और स्कूल न जा सके। सरकारी स्कूल बंद, प्राइवेट स्कूल में दाखिला न हो सके, एडमिशन न हो सके। इसके आगे गवर्नमेंट गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला रही है। दुकान पे बुलडोजर, ठेले पे बुलडोजर, कहीं झुग्गी पे, जो दुकानों पे, छोटे मोटे ठेलों पे धंधा करने वाले, फल फ्रूट बेचने वाले, उन तमाम ठेलों पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है। लोगों के घरों पे बुलडोजर चला दिया जा रहा है। अधिकरण के नाम पे जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। तमाम घरों पे बुलडोजर चला दिया जा रहा है। जिस घर का पूरा
कागज पत्र, सरकारी कागज पत्र है, उसको भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। जिसका नहीं है उसको भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके चिपका के रखा है घर के अंदर कि मेरे घर के पूरे कागजात हैं, जब उसको नोटिस मिल जाती है कि तुम्हारा घर तोड़ा जाएगा, तो वो अपने घर के तमाम कागज हाई कोर्ट को दिखा करके स्टे ऑर्डर लेता है। उसके बावजूद भी रात के अंधेरे में 1 बजे 2 बजे रात को पूरी टीम सरकार की जाती है और बुलडोजर चला देती है। लोगों को घर से बेघर, लोगों के कमाने खाने के जरिए को, रोजी के जरिए को बुलडोजर चला के तबाह बर्बाद कर दिया जा रहा है। अदालत के, हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है, उसको चीर फाड़ के फेंक देते हैं और रात को आकर पूरा बुलडोजर चला देते हैं। पुलिस फोर्स लगा के, पुलिस फोर्स जवानों की फोर्स लगा के घरों पर बुलडोजर चला देते हैं। अब जब 5000 स्कूल बंद, 21 साल तक शादी नहीं करोगे, घरों में बुलडोजर चल जाएगा, दुकानों में बुलडोजर चल जाएगा। और इसके अलावा पूरे यूपी में, सिर्फ यूपी में 27,308 तकरीबन, कुछ भूल रहा हूं मैं, 27,000 के ऊपर 27,308 शराब के अड्डे खोले गए हैं जिनको सरकार ने लाइसेंस दिया हुआ है। अब आप सोचो कि पूरे यूपी में 27,308 शराब के अड्डे होंगे, वहां पर लड़कियों को स्कूल सरकारी बंद कर दिया जाएगा, उनके घरों पे, दुकानों पे बुलडोजर चला दिया जाएगा, तो लड़कियां सड़क पर आ जाएंगी। लड़कियां सड़क पर आ जाएंगी, वहां शराब के अड्डे होंगे, लोग शराब पी के मस्त होंगे, तो उन लोगों की बेटियों के साथ क्या सलूक होगा। मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कानून बना के जो सरकार कर रही है वो बेटियों को कहां पहुंचाने का काम कर रही है। और वैसे भी मोदी जी का नाम स्टीम फाइल से जुड़ा हुआ है। तो सोचो कि लड़कियां जब रोड पे आ जाएंगी और रोड पर शराब के अड्डे होंगे और स्कूल में पढ़ न सकेंगी, तो लड़कियां क्या करेंगी। जिनके माँ बाप मजबूर बेसहारा होंगे, दुकान मकान पे बुलडोजर चल चुका होगा, तो वो कहां से कमा कर अपनी बेटियों का पेट पालेंगे। तो वो बेटियां क्या करेंगी, कैसे अपना पेट की भूख को मिटाएंगी, 2 वक्त की रोटी कहां से लाएंगी। वो माँ बाप मजबूर हो जाएंगे। बेटियां जवान हैं, खूबसूरत हैं, कुंवारी हैं, जैसी भी हैं, शराब के अड्डों के दरमियान उनकी जिंदगी गुजरेगी। सरकार लोगों की बेटियों को कहां तक पहुंचा रहे हैं, कौन सा रास्ता दिखा रहे हैं, उनके लिए कौन सा रास्ता खोला जा रहा है, और पढ़ाई लिखाई, ईमानदारी की जिंदगी जीने के रास्ते में कैसे कांटा बिछाया जा रहा है, इस बात को समझो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप ना बेटी बचा सकते हो ना पढ़ा सकते हो। 21 साल तक शादी नहीं कर सकती, चलो अपने शौहर के साथ, अपने पति के साथ जाकर जिंदगी गुजारे, नहीं, 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकती। 21 साल की लड़कियां कितनी जवान हो जाती हैं जब उनका घर नहीं होगा, उनकी दुकान नहीं होगी, बुलडोजर चल चुका होगा, सरकारी स्कूल बंद हो चुका होगा, तो फिर वो कहां जाएंगी। 27,000 शराब के अड्डे खोल दिए गए होंगे, फिर वो कहां जाएंगी। उनकी इज्जत आबरू के खिलवाड़, उनकी इज्जत आबरू के साथ कैसे खिलवाड़ होगा, कैसे वो अपनी इज्जत बचाएंगी। सरकार उनको शादी भी करने नहीं देगी, 21 साल तक उनको शादी नहीं करने देगी। कौन सा रास्ता उनके लिए खोला जा रहा है। और एक और कानून है एक, कि अगर वो शादी भी कर ले, एक औरत, एक लड़की जब शादी कर ले, शादी के बाद अपने बॉयफ्रेंड से सेक्स करे, अगर उसके पेट में बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसके पेट में जो बच्चा पैदा होगा उसके बॉयफ्रेंड से उसको पालेगा पोसेगा उस औरत का पति। यानी उस पति को जो एक जायज तरीके से, धर्म की तरीके से शादी करके अपनी पत्नी के साथ जिंदगी निभाएगा, अगर उसकी पत्नी आवारा बच्चलन हो जाएगी, अपने बॉयफ्रेंड से बच्चे पैदा करेगी, तो उस बच्चे को भी उसका पति को पालना पड़ेगा। ऐसा भी कानून बनाया गया है। तो कौन आदमी है ये जानकर शादी करेगा कि मेरी बीवी अगर किसी और से संबंध करके बच्चा पैदा करती है तो उसको भी मुझे पालना होगा, तो शादी करने की जरूरत क्या है। फिर शादी के रास्ते में कैसे कांटे बिछाए जा रहे हैं। सरकार की ये सारी नीयत, ये सारा कानून कायदा सोचो समझो। कौन सी सरकार है।
आज मूड सही नहीं है, लगता है सुबह सुबह किसी ने मूड खराब कर दिया इसलिए बोल नहीं सकता, नहीं तो ऐसे बोलता कि इस मिशन पर कि मैं दिमाग चाट जाता तुम्हारा। वो वीडियो भी इसमें डाल दूंगा जिसमें कहा गया है कि एक पति अपनी पत्नी को रोक भी नहीं सकता, उसके पत्नी अगर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिस्तर पे जाती है, उससे बच्चा पैदा होता है, पति को मालूम भी हो जाता है, तो भी उस बच्चे को परवरिश, उस बच्चे को पढ़ाना लिखाना सब उस लड़की का पति करेगा। और यहां तक नहीं बल्कि अपने जमीन जायदाद में उसको हिस्सा भी देगा। यानी एक औरत को पूरी आजादी कि आप किसी के साथ बिस्तर पे सो जाओ, आपको कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। तो कौन शादी करेगा? जब कोई शादी नहीं करेगा तो वो औरतें कहां जाएंगी? खुद कमा के खुद खाएंगी और हर किसी के बिस्तर पे सो करके बच्चे पैदा करेंगे। तो उस बच्चे को फिर कौन पालेगा पोसेगा? उसकी जमीन जायदाद कहां से होगी? सरकार देगी? कौन देगा? जब मर्द शादी करना छोड़ देंगे, कौन शादी करेगा? बीवी किसी और की सो रही है किसी और के बिस्तर पे, फिर उससे बच्चा पैदा होगा तो पैदा कौन कर रहा है? पालेगा पोसेगा कौन? जायदाद में हिस्सा देगा कौन? पति देगा। तो क्यों शादी करे वो फिर अपनी जिंदगी ऐसे ही जिएगा। फिर लड़कियां क्या करेंगी? बगैर शादी के वो सोहबत करेंगी, कैसे जिंदगी गुजरेगी? फिर लोगों को, बहन बेटियों को, कौम को किस रास्ते पर ये सरकार ढकेल रही है? हालांकि कानून तो ऐसे बनना चाहिए था कि लड़की, किसी की पत्नी अगर किसी पराये मर्द के साथ सोए तो उसको सजा देनी चाहिए ना, बल्कि अच्छा कर रही है। उससे जो बच्चा पैदा होगा उसका पति देखेगा, भालेगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, अपनी जायदाद में हिस्सा भी देगा। कमाल है भाई, ये है अधर्मी सरकार। इससे बढ़कर और क्या खुली बात हो सकती है ये समझने के लिए कि तमाम ऐसे कानून बनाने वाली सरकार अधर्मी सरकार है, अधर्मी सरकार है, अधर्मी सरकार है। मैंने खुलकर कहा है, मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, आदित्यनाथ योगी, सब के सब अधर्मी हैं और अधर्म के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, बहुत संभल कर कदम रखने की जरूरत है। ये धर्म का रास्ता उनके लिए आसान हो, इसके लिए वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हिंदुओं ये मत समझो कि सरकार हिंदुत्व की है, सरकार हिंदुओं की भला चाहती है। नहीं, अगर वो हिंदू मुसलमान ना करे, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ ना भड़काएं, तो ये अधर्म का काम वो नहीं कर सकते। क्या एक हिंदू को गवारा है कि उसकी पत्नी किसी और बॉयफ्रेंड के साथ जाके सोए, सेक्स करे, बच्चा पैदा करे और उस बच्चे की परवरिश उस औरत का पति करे और उस बच्चे को, नाजायज बच्चे को उस औरत का पति अपने जायदाद में हिस्सा दे? क्या ये हिंदुओं को गवारा है? लेकिन ये सब करना पड़ेगा, यहां तक कि आने वाले समय में ये ऐलान भी कर दिया जाएगा, जैसे ये कानून पे कानून बन रहा है वैसे वो भी कानून बन जाएगा कि औरतों के साथ कोई प्रतिबंध नहीं है। जिस किसी मर्द के साथ वो चाहे सो सकती है, जो मर्द चाहे जिस औरत के साथ, उस औरत के साथ वो सो सकता है। औरत भी मना नहीं कर सकती, मर्द भी नहीं मना कर सकता। ऐसा कानून हो जाएगा, बिल्कुल नंगे कर दिया जाएगा, नंगी कर दिया जाएगा औरतों को और नंगा कर दिया जाएगा मर्दों को कि शराब पियो, अय्याशी करो और गुलामी करो। शराफत, ईमानदारी, धर्म, कायदा, कानून सब खत्म कर दिया जाएगा। ये है अधर्मी सरकार। जरा सोचो, सोचने वाली बात है। सरकार ने बड़ी आसानी से ऐलान कर दिया कि जो आप पासपोर्ट रखते हो वो आपके सफर करने का, ट्रैवल करने का एक सामान है, आपकी नागरिकता साबित करने का सामान नहीं है, आपकी सिटीजनशिप साबित करने का सामान नहीं है। पासपोर्ट सिर्फ ट्रैवल करने के लिए है, सफर करने के लिए है। आप उसको लेकर कहीं जा सकते हो, आ सकते हो, बस। उससे आपकी नागरिकता सिद्ध नहीं होती, आपकी सिटीजनशिप साबित नहीं होती। बड़े आसानी से कह दिया। क्यों?
इससे पहले वो कौन सी सरकार थी जिसने ये ऐलान किया हो कि आपकी नागरिकता, आपकी सिटीजनशिप फलाने पेपर से साबित होती है, आपके पास फला पेपर है, फला कार्ड है, फला चीज है, तो आप इस देश के नागरिक हो, अन्यथा आप इस देश के नागरिक नहीं हो। तो वो फला चीज आप बनवा के अपने पास रख लो। किस प्रधानमंत्री ने, किस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ने ये कानून बनाया था? किसने ये फतवा दिया था? पूरे हिंदुस्तान में किसने ये ऐलान किया था कि वो कौन सा पेपर है, ये कौन सा कार्ड है जिसे आप बनवा लो, वो होगा आपके पास तो आप नागरिक होगे, वो नहीं होगा तो आप नागरिक नहीं होगे। 1947 में देश आजाद हुआ, उस वक्त से लेकर आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि भारत के नागरिक को नागरिकता साबित करने के लिए फला सर्टिफिकेट की, फला कार्ड की जरूरत होगी, फला चीज की आवश्यकता होगी, इस चीज के बिना पर वो नागरिकता साबित कर सकेगा, अन्यथा नागरिकता नहीं साबित कर सकेगा। कोई ऐलान नहीं किया। यहां तक कि आज बीजेपी ने भी, जिस मंत्री ने ये अनाउंस किया कि पासपोर्ट एक ट्रैवल की चीज है, वो नागरिकता साबित करने के लिए नहीं है, सिटीजनशिप साबित करने के लिए नहीं है, उसने भी ये नहीं बताया कि आखिर सिटीजनशिप साबित करने के लिए कौन सी चीज है, नागरिकता के लिए कौन सा कार्ड है जो नागरिकता को प्रूव करता है, उन्होंने भी नहीं बताया। अभी तक किसी ने ये नहीं बताया। तो मतलब क्या है? सरकार चोर है, अधर्मी है, और ये कोई षड्यंत्र बना रखी है, हिंदुस्तान के लोगों को किसी षड्यंत्र के जाल में फंसाना चाहती है। ध्यान से सुन लो, अनकरीब पूरे हिंदुस्तानी बेहयाई, बदकारी के राह पर ढकेल दिए जाएंगे और उनकी सारी जमीन जायदाद छीन ली जाएगी और तुम ऐसे रह जाओगे। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका, इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो,